Hello student, myself Mohammed Shahzadi sir, and this is lecture number 3rd for chapter 2nd Indian economy, and today we will discuss about importance of agriculture. First of all, we discuss about agriculture. What the meaning of agriculture? ओके जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया हुआ था कि जो है हमारी 5 की ईयर प्लान जो है क्यों बनाई गई, क्योंकि हमारा जो है ग्रोथ जो रुका हुआ था, स्टेगनेंट पोजीशन पे आ गए थे, हम लोग बैकवर्डनेस पे चले गए थे। क्योंकि जो है जब हम आज़ाद हुए तो लगभग 3 साल तो लग गए कि हमें हमारे पास क्या क्या बची और क्या क्या चीज़ें हमारे पास अब नहीं है, क्योंकि हमारे जितने भी रिसोर्सेज थे ब्रिटिशर ने उन्होंने बहुत बुरी तरीके से उसका यूज़ किया। और हम लोग उस वक्त जो हम लोग जो है मोनोपोली स्टेबल करके रखे हुए थे हैंडीक्राफ्ट के वर्क में, अब जो है वो पोजीशन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। सो दैट्स वाई कि अब हम लोगों ने सोचा, जब हम आज़ाद हुए तो हम लोगों ने जो है अपनी पूरी की पूरी बैकवर्डनेस को डेवलपिंग के प्रोसेस में डालने के लिए हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे और उस प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करेंगे। तो पहला जो फोकस किया गया वो एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर क्या है भाई? एग्रीकल्चर इज़ द मेन सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड ऑफ आवर कंट्री। हमारा देश जो है वो एग्रीकल्चर पे ही पूरा का पूरा डिपेंड है। नियरली 65% टू 75% पॉपुलेशन इज़ द इंगेज इन एग्रीकल्चर and 45% to 60% of our national income is generated by agriculture। यानी हमारा 45 से 60% जो है नेशनल इनकम जनरेट होता था उस टाइम किससे? नेशनल इनकम से। और बाकी जो परसेंटेज जो नेशनल इनकम कवर अप करते थे वो इंडस्ट्री सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर से। इट प्रोवाइड्स फूड फॉर मिलियंस। वो जो प्रोवाइड करता था एग्रीकल्चर फूड हर किसी को, मिलियंस को। इट सप्लाइड रॉ मटेरियल टू आवर मेजर इंडस्ट्री, और रॉ मटेरियल सप्लाई करता था मेजर इंडस्ट्री को। इट कंट्रीब्यूट्स टू आवर नेशनल इनकम, और ये हमारी नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करता था। अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। और ज़्यादा जितने भी लोग थे वो किसके में इन्वॉल्व थे? एग्रीकल्चर के वर्क में इन्वॉल्व थे। ओके स्टूडेंट, तो अब जो है हमारा यहाँ पे टॉपिक आएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। थोड़ा हम लोग इसकी नाउ तो हम लोग इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। आज़ाद जब हम हुए तो हमें तो 3 साल लगे कि मेरे साथ हुआ क्या। फिर हमने सोचा कि लो भाई जो है हम लोग अपनी बैकवर्डनेस को कंटिन्यू करते हैं, मतलब कंटिन्यू नहीं बल्कि उसको जो ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और बैकवर्डनेस को फिनिश करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने प्लान बनाया, और प्लान बनाने में जो पहला चेयरमैन उसके बनाए जाते हैं वो जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, उन्होंने कहा कि किस तरीके से हमारी इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर की हमारी लाइफ में, उसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी इन वेरी हाई। जो हमारा जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जैसा कि नेशनल इनकम में आपने इसको पढ़ा होगा, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में। तो 75% पॉपुलेशन इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर सेक्टर, सो आवर जीडीपी इज़ वेरी हाई। क्योंकि हमारा जो इम्पोर्टेंस इसमें था, मतलब कि हमारे महत्व जो थी एग्रीकल्चर के बेस पे, हम जो है एग्रीकल्चर को कितना इंपॉर्टेंस क्यों देते थे? क्योंकि 75% अप्रॉक्सीमेट एबव हमारी पॉपुलेशन किस में इन्वॉल्व थी? एग्रीकल्चर सेक्टर में। सो दैट्स वाई हम लोग ने सोचा, हम लोग ने कहा कि सबसे पहले हम अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ाएंगे। सेकंड है हमारा 2/3 पॉपुलेशन आर एंगेज इन एग्रीकल्चर। सेम कि हमारा 75% पॉपुलेशन किस में इन्वॉल्व था? एग्रीकल्चर में। और ऊपर वाले में जो है जब एग्रीकल्चर हमारा जो है अच्छा रहेगा तो हमारा प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा, जब प्रोडक्ट बिकेगा तो हमारा जीडीपी बढ़ेगा। ओके स्टूडेंट, फिर हमारा मेन सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड, ये जो एग्रीकल्चर था हमारे जीने का सबसे मेन सोर्सेज था, क्योंकि यहाँ पे ही लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर वर्क करते थे। और 2 तरीके के क्रॉप्स अराइज होते थे बेसिकली। एक होता है फूड क्रॉप्स, एक होता है कैश क्रॉप। लास्ट क्लास में हम लोग इसके पहले वाले क्लासेस में इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे मेन सोर्सेज था लाइवलीहुड का। ओके, मेन सोर्सेज था लाइवलीहुड का। तो हमने कहा कि किसी भी सिचुएशन हम अपनी क्या करेंगे, हम अपनी एग्रीकल्चर की पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। फिर हमारा सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन, हम जब भी कोई भी जो है एग्रीकल्चर वर्क करते थे सबसे पहली प्रायोरिटी थी कि हम लोग फूड ग्रेन उगाते हैं। फूड ग्रेन क्या होता है? एग्रीकल्चर में 2 तरीके के प्रोडक्ट बेसिकली अराइज होते थे, मतलब उस वक्त भी होते थे और अभी भी होते हैं। पहला क्या होता है? फूड ग्रेन, यानी ऐसे एक फार्मर, उन्होंने कहा कि सबसे पहले ऐसी फसल को, ऐसी क्रॉप्स को हम लोग उगाएंगे जो है हमें सबसे पहले खाने के लिए हो। क्योंकि उस वक्त जो भी लोग किसान खेती करते थे वो ज़्यादा अपने खाने के लिए ही फसल उगाते थे, बेचने के लिए नहीं उगाते थे। ठीक है, तो वहाँ पे फूड ग्रेन में जैसे हो गया वीट हो गया, राइस हो गया, पल्स हो गया, ग्रो फॉर कंज्यूमिंग। इनका जो प्रोडक्शन था, इनको जो ग्रो करते थे वो सिर्फ किसके लिए थे? कंजप्शन के लिए।
फिर इसके बाद है सोर्सेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब जाहिर सी बात है, आप समझ लीजिए कि 75% पॉपुलेशन इन्वॉल्व थी किसमें, एग्रीकल्चर में। तो जाहिर सी बात है कि हमारा मेन सोर्सेज जो था एम्प्लॉयमेंट का भी कौन सा था, जो है एग्रीकल्चर। जैसे मान लीजिए कि किसी के पास बहुत ढेर सारी ज़मीन है और उनके पास रहने वाले, उनके पास करने वाले काम सिर्फ 2 लोग हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, वो पूरे ज़मीन पर वो कर पाएंगे नहीं। तो वो क्या करते थे, किसी ऐसे पर्सन को हायर करते थे कि भाई हमारे यहाँ आओ, तुम खेती करो और पूरे मैं आपको 1 बीघा ज़मीन या 10 बिस्सा ज़मीन जो है ज़मीन दे देता हूँ, उस पर आप फसल उगाओ, जितना भी उगाओगे उसका आधा मुझे दे देना, आधा तुम रख देना। तो एक तरीके से जो बड़े बड़े जो जिनके पास ढेर सारी ज़मीनें हुआ करती थी, वो जो उनको दे दिया करते थे, जैसे ज़मींदार हो गए, लाला हो गए, महाजन हो गए, इस तरीके से। अभी पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव ज़मींदार वाला भी मैं समझाऊँगा अभी आगे। फिर आते हैं हम लोग सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। बेसिकली हम जो क्रॉप्स अराइज करते थे, हम लोग हब थे किस चीज़ के, रॉ मटेरियल के। तभी तो हमारे ब्रिटिशियर और पुर्तगाली और फारसी और सभी लोग जो विदेशी हमसे अट्रैक्ट हुए, हमारे यहाँ रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा थे। इसी वजह से उन्होंने हम पे अट्रैक्ट किया और अपने धीरे धीरे हम पर अपना रूल्स जो है रूल करने लगे और धीरे धीरे हमें अपने जो है क्या बोलते हैं, अपना गुलाम बना लिया। तो ये सारी सिचुएशन थी कि रॉ मटेरियल हमारे पास ज़्यादा थी। तो क्योंकि हम जो है हैंडीक्राफ्ट मार्केट में पूरे के पूरे वर्ल्ड में क्या स्टेबल करके रखे हुए थे, मोनोपोली। तो इसी वजह से हम लोग एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस किया करते थे और हम लोग पूरे वर्ल्ड में जो रॉ मटेरियल के क्या थे, सप्लायर थे। नेक्स्ट है हमारा मार्केट फॉर इंडस्ट्री सेक्टर। हमारा जो है इंडस्ट्री सेक्टर को सप्लाई करने का जो रॉ मटेरियल का जो सिस्टम था, वो हम क्या थे, हम यहाँ पे एक मार्केट थे। यानी पूरे वर्ल्ड में हम लोग इंडस्ट्री सेक्टर को जो भी मटेरियल प्रोवाइड करते थे, उसकी मार्केटिंग भी जो होती थी हमारे इंडिया में होती थी, ठीक है ना। फिर इसके बाद कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। हम जगह जगह से पैसे कलेक्ट भी करते थे। जब हम एग्रीकल्चर वर्क करेंगे तो उससे पैसे भी मुझे मिलेंगे, तो इसलिए तो रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। लेबर इंसेंटिव कल्टीवेशन। अब क्या हो गया, ये लेबर इंटेंसिव कल्टीवेशन का मतलब ये था कि उस वक्त हमारे पास मशीनें नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हम लोग क्या करते थे, लेबर इंसेंटिव टेक्निक काम करते थे। जो लोग आज के टाइम में ट्रैक्टर से वो क्या बोलते हैं क्रॉपिंग करते हैं या ट्यूबवेल से पानी जो है लगा करके पूरे के पूरे जो है खेतों में डालते हैं, या जो है गेहूँ को या वीट को, किसी भी राइस को वो जो अलग करते हैं, भूसा अलग वगैरह, तो वो सब जो है मशीनों के ज़रिए हो रहा है। मगर पहले क्या थे, पहले जो लेबर काम किया करते थे। तो हमारा जो सिचुएशन था वो लेबर इंसेंटिव टेक्निक पे काम करता था। फिर डोमिनेंस ऑफ फूड क्रॉप्स। हम जो भी क्रॉप्स उगाते थे वो फूड क्रॉप्स ही उगाते। उन दिनों ज़्यादा प्रोडक्शन फूड क्रॉप का ही होता था, कैश क्रॉप का नहीं होता था, क्योंकि हम लोग खाने के लिए ज़्यादा फसल उगाते थे, बेचने के लिए नहीं उगाते थे। ओके स्टूडेंट, अब आते हैं हम लोग इसके प्रॉब्लम्स के बारे में। प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर, क्या क्या प्रॉब्लम हुई एग्रीकल्चर में। पहला है लैक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटी। क्या भाई, इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। इरिगेशन मतलब सिंचाई। सिंचाई के लिए मेरे पास पानी नहीं थी। हम लोग किस पे डिपेंड थे भाई, बरसों रे मेघा बारिश पे, ठीक है ना। तो पानी ना होने की वजह से भी हमारा प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में अच्छा नहीं होता था। ओके। सेकेंड हमारा स्मॉल एंड स्कैटर्ड होलिंग। अब ये क्या है, ज़मीन बांटना। अब समझ लो इसको, जैसे फॉर द एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, एक सेकेंड। फॉर द एग्जाम्पल कि एक पर्सन है, ओके, और उसके पास ये ज़मीन है पूरी, और ये पूरी ज़मीन पे फसल उगाता है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, कुछ दिनों बाद उसकी शादी हुई, उसके बच्चे हुए, ठीक है। अब उसके बच्चे हो गए 6 फॉर द एग्जांपल। उस वक्त तो जो है वो मसला नहीं था कि नहीं 2 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है ना। 6 हो गए। अब क्या किया, वो बच्चे बड़े होंगे, उसने कहा कि पापा मैं भी जो है इसमें हमें जो है, अब मेरी ये ज़मीन है, ज़मीन तो लिमिटेड ही है ना, लिमिटेड रिसोर्सेज, याद होगा आपको, इकोनॉमिक्स में पढ़ा है हमने। तो हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। अब सही 6 बच्चों को कहें कि मुझे चाहिए ज़मीन, तो अब क्या किया, इसमें बंटवारा हो गया। अब ये हो गए 6, ठीक। अब जो फसल पूरे पे उगती थी, अब कितनी हो गई, 6। आप बोलेंगे सर अभी भी तो नई ज़मीन है। नहीं बेटा, अब सभी लोग जो है इस पर क्या बनाएंगे, अपनी पगडंडी बनाएंगे, मतलब अपने खेतों में जाने के लिए जो है वो बनाएंगे ना, जिसको कहते हैं हम लोग क्यारा, ठीक है ना। तो बना दिया इन्होंने। अब ये बताइए कि ज़मीन जो है मेरी कितनी बची, ये बची, ये वाली, ये वाली, ये और ये और ये, इतनी ज़मीन क्या हो गई, कम हो गई। अब समझ लो, इतने में तुम ट्रैक्टर अपना चला सकते हो नहीं, इतने में तुम ट्यूबवेल लगा सकते हो
है ना। तो मतलब क्या, ज़मीन तुम्हारे पे थोड़ी सी है और आपका प्रोडक्शन जो है भी उतना नहीं होगा जितना आपके खर्चे हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, बंटवारा होने पे, यानी कि स्कैटर्ड होर्डिंग की वजह से, मतलब ज़मीनों को बंटवारा होने की वजह से आप प्रोडक्शन नहीं करते थे। कहते थे इतनी छोटी ज़मीन में क्या प्रोडक्शन करें, कितना मेहनत करें, क्या उगाएंगे हम। तो इसलिए लोग ज़मीन छोड़ देते थे और बंजर हो जाती थी ज़मीन, और कुछ दिनों के बाद उस पर कोई भी तरीके की फसल नहीं उगते थे। तो ये हो गया। आगे ये क्या है हमारा, डिफिशेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन फाइनेंसिंग। हमें जो है पैसे की ज़रूरत पड़ने पर लाला साहूकार जमींदार से हेल्प लेनी पड़ती थी, जिस पे वो जो है इंटरेस्ट हायर करते थे, ज़्यादा हायर करते थे, और जिसकी वजह से हम जो है बारिश का इंतज़ार करते थे, बारिश होती नहीं थी, फसल उगती नहीं थी, और दिन पे दिन जो है ब्याज बढ़ता जाता था, और हम मूलधन तो छोड़िए, मतलब हमारा मेन जो पैसा था जो हमने लोन लिया है उसको तो छोड़िए, हम तो ब्याज भी नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है ना। और इससे लगातार उस पर ब्याज की रकम बढ़ती जाती थी, जिससे हम प्रेशर में आकर के, मतलब किसान प्रेशर में आके क्या कर लेते थे, आत्महत्या कर लेते थे, फांसी लगा देते थे। तो एग्रीकल्चर का ये भी एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। फिर हमारा कन्वेंशनल आउटलुक। कन्वेंशनल आउटलुक का मतलब इसमें ऐसी चीज़ों को इसमें ऐसी चीज़ों को जो है हम फैसिलिटी लेने की कोशिश करते थे, मगर मुझे जैसे फसल को उगाने के लिए मुझे जो है ज़मीन देनी पड़ती थी, पानी चाहिए था, वो फर्टिलाइज़र चाहिए था, यूरिया चाहिए था, मैन्योर चाहिए था, मगर वो मुझे नहीं मिलते थे। इस वजह से एग्रीकल्चर भी हमारा जो है ड्रॉबैक हो गया, वो नहीं आगे चल पाया। फिर है लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग। आप समझ लें यहाँ पे ऑर्गेनाइज मार्केटिंग का क्या मतलब होता है। ओके, ऑर्गेनाइज मार्केटिंग का मतलब हमारे पास ऐसी कोई मार्केट से फैसिलिटी थी ही नहीं कि जहाँ पे हम फसल तो उगा तो लिए हैं, मगर उसको कहाँ पे बेच सकें, ठीक है ना। क्योंकि अगर उगाएंगे तो बेचना पड़ेगा, और बेचने के लिए हमारे पास जो है वो जो है परफेक्ट मार्केट नहीं थी। और कोई भी इधर उधर से जहाँ मार्केट मिल जाए तो जो सामान मैंने सोचा था 8 रुपये बेचेंगे, वो वहाँ पे पहुँचते थे, कहते थे 8 रुपये में 10 रुपये बेचेंगे, वो कहते थे हम 8 में बेचेंगे, आपको मैं 7 रुपीज़ में पैसे इसका जो है इसको परचेस करूँगा, आपको इसको सोल्ड करना पड़ेगा। तो पता चला हमारी जो कॉस्ट थी वो कॉस्ट भी हम लोग जनरेट नहीं कर पाते थे। इस वजह से भी हमारा एग्रीकल्चर जो है ड्रॉबैक पे चला गया, और वो जो है स्टैग्नेंट पोजीशन पे आ गया, मतलब रुक सा गया। फिर है हमारा डिपेंडेंसी ऑन मानसून। हम किस पे डिपेंड होते थे भाई, वही बारिश पे डिपेंड होते थे कि जो है बारिश होगी, बारिश होगी तो हम खेत में जो है उसको क्रॉपिंग करेंगे, फिर प्लॉटिंग करेंगे। फिर इस तरीके से सिचुएशन क्या होती थी कि हमारा मानसून की वजह से हमारा प्रोडक्शन रुक जाता था, हम जो है एग्रीकल्चर के वर्क को अच्छी तरीके से नहीं कर पाते थे। फिर हमारा है लो एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस। हमारा जो प्रोडक्शन धीरे धीरे क्या होता चला गया, कम होता चला गया। फिर डोमिनेंट ऑफ फूड क्रॉप्स। उन लोगों ने कहा कि भाई जो है फूड क्रॉप्स, अब जाहिर से बात है, हम खाने के लिए तो फसल मेरे पास जो है अनाज है ही नहीं, तो मैं और चीज़ों की फैसिलिटी कैसे ले सकता हूँ, ठीक है ना। तो एक सिचुएशन ये भी थी कि हमारा जो है वो क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा सिचुएशन क्या हो गया, एग्रीकल्चर का रुक गया। इसको थोड़ा सा और समझाते हैं आपको। ये वाला लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग। इसमें जैसे मान लेते हैं कि किसी के पास जो है 10 बीघा ज़मीन है, ठीक है ना। अब वो 10 बीघा ज़मीन पे जो है करीब 200 kg जो है उस पर लगेगा खाद, ठीक है। तो अब वो क्या करता है कि एक बंदा जाएगा, कहेंगे 200 kg मुझे खाद चाहिए, मुझे दे दीजिए, तो उसने कहा कि 100 रुपये kg देंगे, ठीक है। अगर वही 10 लोग पहुंच गए और कह दे कि मुझे 200 के हिसाब से करीब 2000 kg जो है मुझे खाद चाहिए, मतलब फर्टिलाइज़र चाहिए, तो जो 100 रुपये प्राइस थी, ज़्यादा क्वांटिटी होने पर उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इससे भी हमारी कॉस्ट जो है क्या हो जाती है, पर यूनिट कम हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, और ये इतने इसके हो गए पॉइंट्स। अब हम लोग इसमें बात करते हैं पॉलिसीज़ ऑफ ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। अब हम लोग किस तरीके से हम एग्रीकल्चर को ग्रोथ कर सकें। जब इम्पोर्टेंस देखा, जब इतने ढेर सारे प्रॉब्लम देखे, तो उस वक्त जो है पॉलिसी में नए नए जो है एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। तो एग्रीकल्चर को ग्रोथ करने के लिए 3 पॉलिसी बनाई गई। पहला लैंड रिफॉर्म्स, जनरल रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रिवैल्यूएशन, ठीक है ना। और तीनों को अलग अलग हम लोग लेक्चर में इसको कवर करेंगे, क्योंकि बड़ा टॉपिक है और एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लैंड रिफॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर जनरल रिफॉर्म्स, फिर जनरल ग्रीन रिवैल्यूएशन। ओके, कोई डाउट होगा वो हमसे कंसल्ट कर लेगा।